दोस्तों नमस्कार। हम लोग जो एनसीईआरटी का जो श्रृंखला चला रहे हैं वो चलता रहेगा, लेकिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बीपीएससी आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लुसेंट पढ़ेंगे। आज हम लोग लुसेंट में इतिहास पढ़ेंगे और इसका हम लोग घटना चक्र से इसका एमसीक्यू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भरत की संतान कहा गया है। भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। क्या करते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। क्या कहते थे? यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। क्या बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेल्ड, पैलियो मेटेरियन, कार्केसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। क्या भागा गया है? तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पहले जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होता है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। हमें धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन सी जानकारी मिलती है देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवयान। महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्या देता है? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, जिसका कोई पुरुष ने रचना नहीं किया है। वेद चार है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। कौन सा है? वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त। क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त,
एन 10,462 ऋचाएं हैं। 10 मंडल, 228 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इन वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र क्या कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, किसके द्वारा रचित? विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कौन सा है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। किसका है? सोम का उल्लेख। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश को समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट में है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। क्या है? पहले बताइए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितने वेदांगों की रचना हुई? 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रवस्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। क्या है? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। क्या करते थे? पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुष की अर्धांगिनी। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछेगा अगर एग्जाम में, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है किसमें? जाबालोपनिषद में। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है नारद स्मृति, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। क्या है?
जातक में बुध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। कथा वस्तु में क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में अगर बात की जाए संस्कृत साहित्य की, तो ये ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी कौन सी है? कलहन जो बुक लिखा, जो पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। और अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी थे के लेखक पाणिनि है। जो अष्टाध्यायी जो बुक व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण की पुस्तक है, इसके लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। कल्याण की गार्गी संहिता, कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें।